कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं उन्हें ईरान ने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। टियर 1 वो देश जिन पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा। टियर 2 वो देश जिनसे ईरान बातचीत करके उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत दे सकता है। टियर 3 में वो देश हैं जिन्हें ईरान दुश्मन मानता है और टियर 4 में वो छोटे देश हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इन छोटे देशों के समुद्री जहाजों पर हमला कर सकता है। सोचिए, जैसे थाईलैंड के मयूरी नारी जहाज पर ईरान ने जो हमला किया, ये वीडियो आपको दिखाया था हमने, वो यही बताने के लिए था कि थाईलैंड का भले इस युद्ध से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ईरान उसे या उसके जैसे दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया या आईआरजीसी ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। उल्टा आईआरजीसी ने यह बयान जारी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक बूंद कच्चा तेल गुजरने नहीं देगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि अब तक जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच जो पूरा मामला अटका हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अब तक पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो, कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया गया है। जूम इन कीजिए तो इधर फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, और इधर ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये जो सकरा वाला रास्ता है, पतला सा आप समझ रहे हैं, यहीं पर। और ऐसे में 16 जहाजों पर ईरान के हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हुए हैं। कुल 11 ऑयल टैंकर्स, जूम इन कीजिए, सबसे ज्यादा ये देखिए, ये सारे जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट होते हुए, सबसे ज्यादा जो 11 टैंकर्स, 11 ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को इसी समुद्री इलाके में निशाना बनाया गया है। और देखिए, अगर इस पूरे इलाके का ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इस समुद्री मार्ग की चौड़ाई जो है वो ज्यादा नहीं है। जिस वक्त कोई समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश करता है तब इस जगह की चौड़ाई सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाती है, ये वाला जो डिस्टेंस है। और जैसे ही ये 50 किलोमीटर पर पहुंची है, इसके अलावा आगे जाकर यही चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। पहले 50, फिर 33। और किसी भी जहाज को ईरान के लिए निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो सकरे से रास्ते से गुजर रहे हैं, उन पर टारगेट कर दीजिए। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जब आप यहां से इस खाड़ी से एग्जिट कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर के आसपास का ये पॉइंट है, लेकिन यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप बिल्कुल चंगुल में आ जाते हैं। ये 33 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ, ये जो स्ट्रेट है। तो कोई भी जहाज जो यहां से गुजर रहा है उस पर हमला करना आसान हो जाता है ईरान के लिए। 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22 किलोमीटर। अब यहां समस्या यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई एंट्री और एग्जिट पर 50 किलोमीटर है, लेकिन 22 किलोमीटर का अगर आप देखें, इसमें 22 किलोमीटर का जो इलाका है वो ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में ईरान की सेना आवाजाही को कानूनी रूप से जो अन्य इलाके वहां नहीं रोक सकती, लेकिन यहां रोक सकती है। ईरान जब चाहे यहां रहकर नेवल माइंस बिछा सकता है, यहां अपनी ऐसी कॉम्बैट बोट्स तैनात कर सकता है जो समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं। और वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इस वक्त, ये ईरान की तरफ है। और ऐसे में सिर्फ इतनी जगह है, यहां पर वो जो चाहे कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, नट शेल में अगर हम कहें तो ईरान के पास पूरी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, और उसने ऐसा ही किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें ईरान ने जारी करते हुए ये बताया है कि उसने इराक में कैसे एक ऑयल टैंकर को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अट्ठाईस फरवरी से पहले तक इसी समुद्री मार्ग से हर महीने 3000 जहाज गुजरते थे। हर रोज 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता था। इनमें से 82% कच्चा तेल अकेले एशियाई देशों में भेजा जाता था। भारत
चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। दो सबसे बड़े आयातक हैं विश्व में कच्चे तेल के। हमारा 35 से 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता था, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते को अपना हथियार बना लिया है और इससे पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती पैदा हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस चुनौती का कोई समाधान नहीं है। अगर सऊदी अरब और यूएई चाहें तो वो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल किए अपना कच्चा तेल अलग अलग देशों में भेज सकते हैं। सऊदी अरब ने इसी दिन के लिए एक पेट्रोल लाइन बनाई थी, जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। अगर सऊदी अरब चाहे तो वो हर दिन इस पाइपलाइन से 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचा सकता है और वहां से ये तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली कच्चे तेल की 25% आपूर्ति सिर्फ इस पाइपलाइन के जरिए जारी रह सकती है। इसके अलावा यूएई के पास भी इसी तरह की पाइपलाइन है जो 360 से लेकर 400 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। अगर यूएई चाहे वो इस पाइपलाइन के जरिए हर दिन 15 लाख बैरल कच्चा तेल अबू धाबी से सीधा ओमान की खाड़ी में, ये जो फुजैरा पोर्ट है, वहां तक भेज सकता है और यहां भी बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कच्चे तेल की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और यूएई ऐसा करेंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए कि खाड़ी देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो 50% कम कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध से पहले तक हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते थे, लेकिन अब यह उत्पादन घटकर सिर्फ 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गया है। इराक, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इन सब ने इस युद्ध के कारण अपना जो कच्चे तेल का उत्पादन है उसको प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल कम कर दिया है। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ा संकट इन देशों का तेल उत्पादन घटना है। अगर ये देश कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा या खुला रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हकीकत तो यह है कि ईरान ने इस युद्ध में बहुत सोच समझकर अपनी चाल चली है। पहले उसने इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज, उनके बंदरगाहों को हिट किया और जब इन देशों ने डर के कारण अपने कच्चे तेल का उत्पादन बहुत कम कर दिया या कई जगहों पर मजबूरन रोकना पड़ा, तब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। बड़ी बात यह है कि ईरान ऐसा करके मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका की हेजेमनी को खत्म करना चाहता है। अब तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक जैसे देशों ने इसलिए अपनी जमीन पर अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने दिए क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रॉमिस करता है। अमेरिका ने कहा था कि ये देश अपना सारा पैसा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च करे, सुरक्षा की चिंता ना करे क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। अब लीजिए, बदले में अमेरिका ने इन देशों को सिर्फ अपना कच्चा तेल डॉलर में बेचने के लिए कहा और ये देश मान भी गए। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में इसी समझौते की नींव पर अब वार कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रास टैनरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी को निशाना बनाया, यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक रुवैस ऑयल फैसिलिटी पर हमले कराए, यूएई में भी मुसाफा फ्यूल टर्मिनल, फुजैरा ऑयल टर्मिनल, सब पर आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में भी बैपको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया और कुवैत में भी अल अहमदी रिफाइनरी और ओमान में पोर्ट ऑफ सलाला पर हमला किया। ईरान के इन हमलों ने खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका से उन्हें सुरक्षा की जो गारंटी मिली थी वो खोखली थी और यही वजह है आज ये देश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर विचार करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। सऊदी अरब जिस तरह से अब सोच रहा है उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा मामला बदलता हुआ दिख रहा है। अगर ये तमाम देश इस वक्त ये सोच रहे हैं, खाड़ी देशों ने एक फंड बनाया जिसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स कहा जाता है। कच्चा तेल बेचकर इन खाड़ी देशों को जो डॉलर्स मिले उनमें से $2 ट्रिलियन यानी 185 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड में डाले गए। अब हुआ ये कि ये खाड़ी देशों को तो फायदा हुआ लेकिन अमेरिका को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी के नाम पर इन खाड़ी देशों से काफी डॉलर्स वसूले,
लेकिन अब जब ईरान ने इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, तब ऐसा लगता है कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके दबदबे को कमजोर कर देगा, क्योंकि ये पूरे विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा अगर यूएई, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका की छाया से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि ईरान की यही शर्त है कि ये तमाम देश जो अपनी जमीन अमेरिकी बेसिस के लिए देते हैं, ये तमाम देश जो अमेरिका से अपने अच्छे संबंध रखते हैं, ये तमाम देश जो सुरक्षा की गारंटी अमेरिका से लेते हैं, वो उसके खिलाफ हो जाए। अमेरिका इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस युद्ध की आज से नहीं बल्कि 23 साल से तैयारी कर रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका के दखल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ, उसी देर ईरान इस बात को समझ गया था कि अगर पूरी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रहे तो वो देश उस व्यक्ति के हटते ही युद्ध में बुरी तरह हार सकता है। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक के लिए बर्बादी, लेकिन ईरान ने इस पर काम किया। इराक के उस संकट से ईरान ये भी समझ गया था कि अमेरिका अक्सर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को हटाने पर ध्यान देता है। किल द लीडर, डिकैपिटेशन, यहां पर भी यही किया। अयतुल्लाह खमेनी और उनके साथ साथ जितने भी शीर्षस्थ नेता, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, उन सबको मारा। जब शीर्ष पद खाली हो जाता है तो आदेश देने वाला कोई नहीं रहता और सैन्य संचालन रुक जाते हैं। अमेरिका इस थ्योरी पर काम करता है कि फिर एक बार हमने हेड को मार दिया तो उस देश की युद्ध में हार हो जाती है। अमेरिका की इसी युद्ध नीति का जवाब खोजने के लिए ईरान ने अपनी एक नई वॉर डॉक्ट्रिन बनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का मकसद था ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें सिर कटने पर वो पूरा जो शरीर बचा है वो अपना काम करता है। उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने मोज़ेक आर्ट से प्रेरणा ली। ये वो कला होती है जिसमें सैकड़ों या हजारों छोटे 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 टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है, और अगर इनमें से कुछ टुकड़े हटा भी दिए जाए तो बड़ी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ईरान ने तय किया कि वो युद्ध के लिए खुद को मोज़ेक की तरह तैयार करेगा, जिसमें एक सिर अगर युद्ध में कट भी जाए तो उसकी जगह और नए सिर खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि वो सिर्फ प्लान बी नहीं रखता है, वो प्लान सी, डी, ई, एफ आगे तक तैयारी रखता है। इसके लिए ईरान में हर सैन्य और सशस्त्र बल की टुकड़ी के एक नहीं बल्कि 3-3 उत्तराधिकारी चुने गए। यह तय हुआ कि एक कमांडर मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे 3 कमांडर खड़े रहेंगे। इसके अलावा ईरान ने अपने सभी 31 प्रांतों को 31 यूनिट्स में बांटा, उनके लिए अलग से रक्षा बजट बनाया, उन्हें भरपूर हथियार दिए। सबको यही बताया गया कि अगर भविष्य में ईरान में शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ईरान युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा। हर सैन्य टुकड़ी अपने अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगी। किसी टुकड़ी को युद्ध लड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर सैनिक वहां पर नेतृत्व करेगा। इसी वॉर डॉक्ट्रिन का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े हमलों के बावजूद ईरान जवाबी हमले पर कर पा रहा है, और वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कुछ टुकड़े, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कुछ टुकड़े हटाने से पूरी तस्वीर खराब नहीं हुई। जिस वक्त ये वॉर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी तब ईरान में इस बात पर भी मंथन हुआ कि अगर हर सैन्य टुकड़ी स्वतंत्र होकर हमले करने लगेगी तो ईरान कैसे और कब युद्ध खत्म करेगा। सोचिए, उस पर भी बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार हुई कि भाई युद्ध में तो चले गए,
हमारे उत्तराधिकारी तय हो गए, लेकिन अगर ईरान को ये लगता है कि अब युद्ध रोकना है तो फैसला कौन लेगा? इस सवाल का जवाब भी मोहम्मद अली जाफरी ने ढूंढा था। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध को तभी रोका जाएगा जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो जाएगा और वो सुप्रीम लीडर खुद आकर यह ऐलान करेंगे कि अब ईरान इस युद्ध को रोकता है। अब ईरान में मुज्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उन्होंने अपने पहले ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा, युद्ध में मारे गए लोगों का जरूर बदला लेगा। अमेरिका इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस युद्ध की आज से नहीं बल्कि 23 साल से तैयारी कर रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका के दखल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ, उसी देर ईरान इस बात को समझ गया था कि अगर पूरी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रहे तो वो देश उस व्यक्ति के हटते ही युद्ध में बुरी तरह हार सकता है। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक के लिए बर्बादी, लेकिन ईरान ने इस पर काम किया। इराक के उस संकट से ईरान ये भी समझ गया था कि अमेरिका अक्सर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को हटाने पर ध्यान देता है। किल द लीडर, डिकैपिटेशन, यहां पर भी यही किया। अयतुल्लाह खमेनी और उनके साथ साथ जितने भी शीर्षस्थ नेता, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, उन सबको मारा। जब शीर्ष पद खाली हो जाता है तो आदेश देने वाला कोई नहीं रहता और सैन्य संचालन रुक जाते हैं। अमेरिका इस थ्योरी पर काम करता है कि फिर एक बार हमने हेड को मार दिया तो उस देश की युद्ध में हार हो जाती है। अमेरिका की इसी युद्ध नीति का जवाब खोजने के लिए ईरान ने अपनी एक नई वॉर डॉक्ट्रिन बनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का मकसद था ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें सिर कटने पर वो पूरा जो शरीर बचा है वो अपना काम करता है। उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने मोज़ेक आर्ट से प्रेरणा ली। ये वो कला होती है जिसमें सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है, और अगर इनमें से कुछ टुकड़े हटा भी दिए जाए तो बड़ी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ईरान ने तय किया कि वो युद्ध के लिए खुद को मोज़ेक की तरह तैयार करेगा, जिसमें एक सिर अगर युद्ध में कट भी जाए तो उसकी जगह और नए सिर खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि वो सिर्फ प्लान बी नहीं रखता है, वो प्लान सी, डी, ई, एफ आगे तक तैयारी रखता है। इसके लिए ईरान में हर सैन्य और सशस्त्र बल की टुकड़ी के एक नहीं बल्कि तीन उत्तराधिकारी चुने गए। यह तय हुआ कि एक कमांडर मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे 3 कमांडर खड़े रहे। इसके अलावा ईरान ने अपने सभी 31 प्रांतों को 31 यूनिट्स में बांटा, उनके लिए अलग से रक्षा बजट बनाया, उन्हें भरपूर हथियार दिए। सबको यही बताया गया कि अगर भविष्य में ईरान में शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ईरान युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा। हर सैन्य टुकड़ी अपने अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगी। किसी टुकड़ी को युद्ध लड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर सैनिक वहां पर नेतृत्व करेगा। इसी वॉर डॉक्ट्रिन का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े हमलों के बावजूद ईरान जवाबी हमले पर कर पा रहा है, और वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कुछ टुकड़े, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कुछ टुकड़े हटाने से पूरी तस्वीर खराब नहीं हुई। जिस वक्त ये वॉर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी तब ईरान में इस बात पर भी मंथन हुआ कि अगर हर सैन्य टुकड़ी स्वतंत्र होकर हमले करने लगेगी तो ईरान कैसे और कब युद्ध खत्म करेगा। सोचिए, उस पर भी बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार हुई कि भाई युद्ध में तो चले गए, हमारे उत्तराधिकारी तय हो गए, लेकिन अगर ईरान को ये लगता है कि अब युद्ध रोकना है तो फैसला कौन लेगा? इस सवाल का जवाब भी मोहम्मद अली जाफरी ने ढूंढा था। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध को तभी रोका जाएगा जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो जाएगा और वो सुप्रीम लीडर खुद आकर यह ऐलान करेंगे कि अब ईरान इस युद्ध को रोकता है। अब ईरान में मुज्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उन्होंने अपने पहले ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा, युद्ध में मारे गए लोगों का जरूर बदला लेगा। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस युद्ध को आप संकट समझ रहे हैं वो युद्ध अमेरिका के लिए बिजनेस मॉडल है। अब तक के इतिहास में अमेरिका ने कई युद्ध को वॉर मशीन बनाकर उससे काफी पैसा कमाया। आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि युद्ध अमेरिका की ओर नहीं आता, बल्कि अमेरिका खुद युद्ध की तरफ जाता है।
पूरी दुनिया में रक्षा बजट और हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया जाता है उसमें अकेले 37% हिस्सेदारी अमेरिका की है। दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और दुनिया में जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। ऐसे युद्ध के कारण कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर दबाव में आते हैं। वो नए हथियार खरीदने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं और ये नए हथियार जिस देश द्वारा बेचे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर है अमेरिका। और हमने पहले भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया था कि जो लोग हथियारों की होड़ में रेस में घुस जाते हैं वो वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए आप पेट्रोल की खरीदारी शुरू कर बढ़ा दें। देखिए, सिप्री के मुताबिक 2003 के इराक युद्ध से पहले दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया बन गया था। उस वक्त हथियारों के अगर आप एक्सपोर्ट में देखें तो रशिया की हिस्सेदारी 32%, अमेरिका की हिस्सेदारी 31%। लेकिन इसके बाद जब इराक युद्ध हुआ और इसके कारण कई देशों ने अपना जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो बढ़ाया, तो इसी आर्म्स एक्सपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी घटकर हो गई 25%, अमेरिका की 31% पर रही। तो साल 2012 से 16 के बीच जब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था तब अमेरिका की यही हिस्सेदारी 32% हुई। फिर साल 2016 से 20 के बीच अमेरिका की हिस्सेदारी 36% हथियार बेचने लगा। 21 से 25 के बीच जब यूक्रेन युद्ध हुआ, यूरोप समेत कई देशों ने अपना रक्षा खर्च बढ़ाया तो फिर से इस युद्ध के कारण अमेरिका को काफी फायदा हुआ। इस दौरान आर्म्स एक्सपो में अमेरिका की हिस्सेदारी 36% से भी आगे बढ़कर 42% हो गई। और अब भी ये जो युद्ध चल रहा है इसके कारण दुनिया में हथियारों की नई मांग पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, इसलिए उसे भी इसका ज्यादा फायदा होगा। कई रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की 30 से 40% अर्थव्यवस्था डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र पर निर्भर थी। और जब यह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था तब अमेरिका को इस बात की काफी चिंता हुई कि वो अपनी इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। और इसी के बाद उसने सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ा। इसके अलावा जिस वियतनाम युद्ध से अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, वहां कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने पहुंच गई। उस युद्ध को अमेरिका ने 20 साल तक लड़ा था। ये वही समय था जब अमेरिका में डिफेंस लॉबी बहुत मजबूत थी। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अधिकारी डिफेंस कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स बन गए। वो ये तय करने लगे कि अमेरिका कौन सा हथियार बनाएगा, किसको बेचेगा। अमेरिका ने शांति की कई बातें की, इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई। लेकिन आप खुद सोचिए, अमेरिका खुद कब इस व्यवस्था का पालन करता है। अमेरिका ने युद्ध को ना सिर्फ वॉर मशीन बनाया बल्कि अपने दबदबे का जरिया भी। आज अमेरिका को कनाडा भी चाहिए, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए। वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर चुका है। वेनेजुएला के कच्चे तेल का भंडार पर अपना हक जताता है। यूक्रेन पर दुर्लभ खनिजों के लिए दबाव बनाता है। ईरान के बाद क्यूबा पर हमला करने की धमकी देता है। दुनिया पर मनमाने टैरिफ लगाता है। कई देशों को जबरदस्ती निवेश करने के लिए मजबूर करता है। फिर यह भी तय करता है कि कौन सा देश परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाएगा और कौन सा नहीं। आप खुद सोचिए, क्या यह लोकतांत्रिक स्वभाव है? इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा। जैसा एक वक्त पर रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर शक की निगाह थी। यह माना जा रहा था कि आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और अमेरिका ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटाना चाहता था, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक नई रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने पहाड़ों के पीछे पिकैक्स माउंटेन नाम का एक बंकर बनाया है। यह बंकर जमीन की सतह से 330 मीटर नीचे, और कहा जा रहा है कि ईरान ने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया था, वो यूरेनियम अब उसने इसी बंकर में शिफ्ट कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख रफाल ग्रॉसी का कहना है कि उन्होंने जब इस बंकर के बारे में ईरान से सवाल पूछे तो ईरान ने कहा था कि इस बंकर से इस एजेंसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने गोपनीय तरीके से इसी बंकर का निर्माण किया और अब यहां जो यूरेनियम हो सकता है, अगर वो 90% तक एनरिच हो जाए, तो इससे
11 परमाणु हथियार बन सकते हैं और अब यूएस इंटेलिजेंस ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बंकर जितनी गहराई में बनाया है उसे नष्ट करने के लिए दुनिया में आज तक कोई बॉम्ब या मिसाइल बनी ही नहीं। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी ज्यादा से ज्यादा जमीन की सतह से 200 फीट नीचे मौजूद जो ढांचे हैं उनको नष्ट कर सकता है, जबकि ये बंकर तो 330 फीट नीचे मौजूद है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की सेना को ईरान भेजेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध कई महीनों, साल तक चल सकता है? और अमेरिका यहां यह भी जानता है कि वो 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़कर देख चुका है, जिसमें उसे सफलता हासिल नहीं हुई और गुरिल्ला वॉर में तालिबान उस पर हावी रहा और ईरान भी गुरिल्ला वॉर लड़ने में माहिर माना जाता है।